हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। उसी रिवीजन सीरीज में आज हम आपके साथ लेके आए नॉन फार्मा का एक और सब्जेक्ट फ्रॉम द बायोलॉजी। तो इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से बार बार आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा समय वेस्ट करते हो ना, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए, Which component of the blood is mainly responsible for the oxygen transport? यानी कि ब्लड में मौजूद वह कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा, ये तो खुद आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मिक्सचर होता है, प्लेटलेट्स का मिक्सचर होता है। प्लेटलेट्स आपके मेनली कहा जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह के लिए और एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आरबीसीज या फिर डब्ल्यूबीसी आपके रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से, तो ये नहीं होगा। प्लेटलेट्स आपका एग्रीगेशन कॉज कराते हैं, प्लाज्मा आपका मिक्सचर होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। करेक्ट आंसर इज योर आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आरबीसी के पास में एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैरी करता है आपका, बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में और कैरी करता है थ्रू आउट द ब्लड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। ये ऑल्सो कैरी करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ताकि उसको वापस लंग्स के पास ले जा सके और हम उसको एक्सेल कर सकें। क्लियर है। आरबीसी की अगर थोड़ी और बात करें तो आरबीसी हमारा बोन मैरो में प्रोड्यूस की जाती हैं और इनकी लाइफ ऑलमोस्ट 120 डेज के आसपास होती है। अगर किसी पर्सन के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और एब्जॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? डाइजेस्टिव सिस्टम का वह ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जहां पर होता है? स्टमक में मेनली आपके ब्रेकडाउन होता है फूड का, तो इस यहां पर उतना मैक्सिमम अमाउंट में क्या कहते हैं ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या ईसोफेगस? लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फीसेस वगैरह का फॉर्मेशन होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ईसोफेगस एक ट्रैक है जहां से फूड आपका आता है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया, इसका ट्रैक पूरा बहुत काफी वाइड होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो आपका होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और कहा जाता है छोटे छोटे ब्लाई प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर होता है तो वो आपका इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक के अंदर क्या है, ब्रेकडाउन होता है फूड्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी साइट होती है जहां पर सबसे ज्यादा आपका डाइजेशन के टाइम पे एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि इसकी जो इनर लाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इनको हम विलाई कहते हैं और विलाई की वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है जहां से हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को गेन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स होगा, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसको आप एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which gas is essential for the photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसी कौन सी गैस है जो एसेंशियल होती है इन द प्लांट्स? ऑक्सीजन उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती प्लांट्स में, प्लांट मेनली और गैस का यूज करते हैं। नाइट्रोजन, क्लोरोफिल्स वगैरह के लिए हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें जो मेन करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर द फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल की तरह होता है जिससे क्या फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म कर पाते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और उसके जो टिनी ओपनिंग्स होते हैं जहां से उसको रिसीव करते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ मिलके CO2 को कंबाइन करते हैं और इसकी वजह से उनका जो एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज वो जनरेट होता है और ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। Which gland is known as the master gland of the endocrine system? ये फार्मासिस्ट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ऐसी कौन सी ग्लैंड है हमारी बॉडी की जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी आता होगा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो पी शेप की होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। एक और इस यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं आपके हाइपोथैलेमस को। ये भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थायराइड ग्लैंड आपके T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज करती है। एड्रिनल ग्लैंड और आपके पैनक्रियाज आपके इंसुलिन ग्लूकागॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
पैनक्रियाज से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह कौन सी ग्लैंड है जिसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करती है। तो पैनक्रियाज का भी याद रखिएगा कि पैनक्रियाज इज आल्सो नोन एज अ मिक्स ग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, पिट्यूटरी नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट डायरेक्टली एक्टिवेट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूडिंग थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, पी शेप की ये होती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मैक्सिमम हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं, टीएसएच, एफएसएच, काफी सारे ग्रोथ हार्मोन भी इससे रिलीज होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है फार्मासिस्ट के कि हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच कितनी होती है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड। इतना मैं बता रहा हूं कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ब्लड की जो पीएच होती है वो आपकी स्लाइटली एल्कलाइन होती है। अब स्लाइटली एल्कलाइन की रेंज देख लेते हैं, अगर 6.8 to 70 होगी तो ये स्लाइटली कहा जाए तो एसिडिक हो जाएगी, 7.35 to 7.45 ये आपकी कहा जाए तो स्लाइटली एसिडिक, हम इसको स्लाइटली एल्कलाइन हम इसको मान सकते हैं। 7.8 to 8.0 ये आपकी बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी। 6.5 तो ये आपकी एसिडिक कंडीशन में चली जाएगी। तो आइडियल रेंज जो है वो आपकी, ये याद रखिएगा, 7.35 to 7.45 ये आपकी स्लाइटली एल्कलाइन होती है, यही हमारी ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है। ह्यूमन बॉडी स्लाइटली एल्कलाइन होती, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी होती है एज पर्टिकुलर पीएच को। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से प्रॉपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक फंक्शंस को प्रोड्यूस कर सके। अगर इसमें कोई भी डिफरेंसेस आता है तो ये लीड कर सकता है एसिडोसिस और एल्कोडोसिस जैसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को। क्लियर? तो इसकी पीएच याद रखिएगा कि स्लाइटली एसिडिक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इम्यूनिटी से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम में कि विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द वैक्सीन। वैक्सीन को कंज्यूम करने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो हमको मिलती है? नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग जब हमें कोई डिजीज होती है उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी कोई भी एंटीबॉडीज डेवलप करती है, वो कंसिडर की जाती है एज अ नेचुरल इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी आपकी, पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट या इमरजेंसी कंडीशंस में डेवलप होती है कुछ ऐसी एंटीबॉडीज के थ्रू। इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी को हम बाय बर्थ कह सकते हैं। बाय बर्थ हमको मिलती है हमारे जेनेटिक्स, हमारे मदर फादर के, उससे ये आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है। और जो वैक्सीन के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है वो आपकी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। Correct option number C. Vaccine provide the active immunity. They stimulate the immune system to produce its own antibodies and memory cells without causing the actual disease because the body learns to defend itself. This protection is specific to the pathogen and usually long lasting होता है। तो वैक्सीन क्या करेगी? बॉडी से प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स में स्टोर कर लेगी, जिससे हम अगर उसके जैसा कोई इन्फेक्शन आता है तो एक्टिवली उससे बॉडी फाइट कर सके। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी का वह कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है। हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लीवर आपका मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लंग्स आपके रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये तीनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है किडनी। किडनी इज मेनली यूज ऑर्गन जो कि क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, क्लियरेंस करता है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। The kidney act as a body's filtration system. They filter waste product, toxins and excess fluid from the blood to form a urine. Beyond the waste removal, they are critical for the maintaining the internal homeostasis by regulating the blood pressure. ये blood pressure regulate करने में भी किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, विच बायोमोलिक्यूल इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर अलग अलग जगह से हमको एनर्जी सोर्स मिलता है, बट बॉडी किसको प्राइमरी सोर्स मानती है? प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत काफी बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बट इट इज नॉट अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी, तो ये नहीं होगा। विटामिन्स आर द मेजर एनर्जी सोर्सेज बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व एज अ प्राइमरी सोर्सेज। मिनरल्स काफी जरूरी होते हैं बट ये प्राइमरी सोर्सेज में नहीं आते हैं। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स कंसिडर करती है, क्योंकि while fat and proteins can provide the energy, carbohydrates are the body's primary and preferred source. The digestive system break carbohydrate down into the glucose which used as a producer the ATP produce करने में होता है
पर्टिकुलरली रिलाइज ऑन हेवीली ऑन स्टडी सप्लाई, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमको मैक्सिमम एनर्जी मिल जाती है, इसलिए बॉडी इसको एज अ प्राइमरी सोर्स की तरह काउंट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो बोन्स है, बोन टू बोन कौन से स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं, बोन टू मसल्स कौन से स्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं, जॉइंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम लीगामेंट की बात करें तो लीगामेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये बोन टू बोन कनेक्शन जो भी होंगे वो लीगामेंट्स करेंगे। कार्टिलेज आपके मेनली जॉइंट्स को कनेक्ट करने में ये यूज किए जाते हैं, और जॉइंट्स तो जॉइंट्स ही हैं। तो आपका जो बचते हैं मसल्स टू बोन जो कनेक्ट करते हैं, या बोन टू मसल्स जो कनेक्ट करते हैं, वो आपके आ जाते हैं टेंडेंट्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा टेंडेंट्स। एक बार इसको देख लेते हैं। टेंडेंट्स आर द टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच द मसल टू द बोन। देयर फंक्शन इज टू ट्रांसमिट द मैकेनिकल फोर्स जनरेट मसल्स कंट्रैक्शन। ये एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके लिए बोन और मसल्स का ज्वाइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, अगर जहां पर बोन और मसल्स को जुड़ने की जगह पूछी गई है और किस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से जुड़ते हैं, तो वो हैं आपके टेंडेंट्स। बट जहां पर बोन और बोन को जोड़ा जाएगा तो वहां आपके काम करते हैं लीगामेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का वह कौन सा पार्ट है जो सिग्नल रिसीव करता है फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। एक्सॉन आपका कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल सिस्टम होती है न्यूरॉन्स का। साइनेप्सिस भी इसके आगे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन अगर सिग्नल रिसीव करने की बात करी जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह दिखते हैं, ये रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। यहीं से सिग्नल रिसीव किया जाता है, ये एनालिसिस करते हैं, बाद में आगे जाके आपका कंडक्शन हो जाता है इस इंपल्सेस का। डेंड्राइट्स आर द ट्री लाइक ब्रांचेस स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स। दे एक्ट एज अ एंटीना, जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी, जिसकी वजह से डायरेक्टली फ्लो होता है आपका क्रूशियल, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट मिल सके। बट यहां पर रिसीविंग करते हैं आपके डेंड्राइट्स। क्लियर है? आई होप ये हमने 10 क्वेश्चन टोटल देखे बायोलॉजी से। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चन इनको कवर करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम नॉन फार्मा के जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोलॉजी हैं वो हम आपके आने वाले लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।